अंकित और निधि एक ही ट्यूशन में पढ़ते थे। अंकित 12th क्लास में पढ़ता था और निधि 11th क्लास में पढ़ती थी। अंकित का बैच खत्म होते ही निधि का बैच शुरू होता था, इसीलिए दोनों अक्सर आते जाते एक दूसरे से टकरा ही जाते थे। दोनों एक दूसरे को पसंद भी करते थे, पर एक दूसरे से कभी कह नहीं पाते थे। देखा, मैंने कहा था ना वो तेरे लिए वेट जरूर करेगा, वरना उसकी क्लास तो पहले खत्म हो गई थी। तू लिख कर रख ले, वो तुझे पसंद करता है। देख, तेरी तरफ ही देख रहा है। पागल है क्या? ऐसी कोई बात नहीं है, चल घर जाना है, बहुत देर हो रही है। आज वैसे भी माँ पापा के साथ दवाई लेने गई है, तो घर का खाना मुझे ही बनाना है। हाय निधि। हाय। चलो मैं तुम्हें अपनी स्कूटी पर छोड़ देता हूँ, मैं भी घर ही जा रहा हूँ। नहीं, मैं रिक्शे से चली जाऊंगी। ओके। बैठ जाना, ऐसा मौका दोबारा नहीं मिलेगा। देख, खुद कह रहा है तुझे घर छोड़ने के लिए। नहीं, तू चुपचाप घर चल। अंकित, मुझे तो लगता है वो किसी और को पसंद करती है, तभी तो तेरे साथ स्कूटी पर नहीं बैठी। अपने दोस्त की बात सुनकर अंकित थोड़ा उदास हो जाता है, पर वो जैसे ही पीछे मुड़ता है। ठीक है, तुम मुझे घर तक छोड़ दो। हाँ, वैसे कोई मुझे 1 सेकंड पहले कुछ कह रहा था। अंकित का दोस्त चुपचाप वहाँ से चला जाता है। अंकित की खुशी का ठिकाना नहीं था। पूरे रास्ते अंकित और निधि बातें करते रहे, पर जैसे ही अंकित ने निधि को उसके घर की गली में छोड़ा, निधि के मम्मी पापा ऑटो में से उतरे। उन्होंने निधि को अंकित की स्कूटी से उतरते हुए देख लिया। निधि जब घर के अंदर आई तो उसके मम्मी पापा उस पर गुस्सा करने लगे। निधि, तू जानती भी है अंकित शहर के बड़े व्यापारी मिस्टर धनराज जी का बेटा है, और तू मेरे जैसे एक मामूली कपड़े की दुकान पर काम करने वाले नौकर की बेटी है। आज तूने जो गलती कर दी वो दोबारा ना हो। इस तरह से अगर तू उसकी स्कूटी पर दोबारा बैठी दिखाई दी तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अब बस भी करो, क्या हो गया? बच्चे ट्यूशन में एक साथ पढ़ते हैं। अगर अंकित ने निधि को छोड़ भी दिया तो कौन सी बड़ी बात हो गई, दोनों दोस्त ही तो हैं। दोस्ती भी बराबर वालों से ही अच्छी लगती है निधि की माँ। ये दुनिया बहुत खराब है, गरीबों को जीने नहीं देती। मैं अगर बेटी को समझा रहा हूँ तो मुझे समझाने दे। पापा, मैं ध्यान रखूंगी, आज के बाद मुझसे ऐसी गलती ना हो, सॉरी। निधि और अंकित दोनों के परिवारों में जमीन और आसमान का अंतर था। एक तरफ अंकित बहुत ही बड़े अमीर बिजनेसमैन का बेटा और दूसरी तरफ निधि एक गरीब परिवार की लड़की। निधि उस दिन के बाद बहुत घबरा गई। अब उसने अंकित की तरफ देखना भी छोड़ दिया। जब भी कभी अंकित उससे बात करने की कोशिश करता तो निधि साइड होकर निकल जाती थी। एक दिन अंकित ने निधि को एक लड़के के साथ स्कूटी पर घर जाते हुए देख लिया और उसका रास्ता रोक कर बोला, अच्छा, तो तुम इसकी वजह से मेरे से दूरी बना रही हो ना, क्योंकि अब तुम इसकी दोस्त बन गई हो। तुम्हें इससे क्या मतलब? वो जिसके साथ भी जाए, निधि मेरी भी दोस्त है। अंकित, रास्ते से हट जाओ, मुझे देर हो रही है। और हाँ, मुझसे बात करने की कोशिश भी मत करना, वरना कहीं ऐसा ना हो कि एग्जाम के टाइम पर तुम्हारी वजह से मुझे इस ट्यूशन को छोड़ना पड़ जाए। अंकित निधि के रास्ते से हट गया। अब वो कुछ नहीं कह सकता था, क्योंकि ये निधि का खुद का फैसला था। निधि तो सिर्फ अंकित से दूरी बनाने के लिए ये सब नाटक कर रही थी। थोड़ी दूरी पर जाकर निधि उस लड़के की स्कूटी से उतर गई। क्या हुआ निधि, घर नहीं जाना? नहीं आशीष, मुझे मार्केट में थोड़ा काम है। थैंक यू मुझे यहाँ तक छोड़ने के लिए, और हाँ, कल से मैं खुद ही चली जाया करूंगी, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। निधि की आंखों में आंसू थे। वो अंकित से बहुत प्यार करती थी, पर उसकी मजबूरी यही थी कि वो गरीब थी और अंकित अमीर। अगले कुछ दिनों तक निधि को अंकित दिखाई नहीं दिया। उससे रहा नहीं गया और एक दिन उसने अंकित के दोस्त से पूछ लिया, सौरभ, अंकित दिखाई नहीं दे रहा, अभी तो एग्जाम आने वाले हैं, उसे तो रोज ट्यूशन आना चाहिए ना। अरे अंकित अब ट्यूशन नहीं आएगा, उसने ये ट्यूशन छोड़ दी है, कहीं और पढ़ रहा है। ट्यूशन छोड़ दी? पर क्यों? अभी तो एग्जाम थे ना। पता नहीं, शायद वो लोग अब कहीं और रहने चले गए, किसी और एरिया में, तो वहीं ट्यूशन पढ़ेगा। कहाँ चले गए हैं? पता नहीं, मुझे इतना आइडिया नहीं है, मेरी बात नहीं उससे। निधि के मन में घबराहट शुरू हो गई। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। मन ही मन वो अजीब सा महसूस करने लगी, मानो कोई अपना उससे जुदा हो गया हो। निधि फूट फूट कर रोने लगी, पर वो कुछ नहीं कर सकती थी, क्योंकि ये तो ट्यूशन वाला प्यार था ना, उन दो बच्चों के बीच जो अभी स्कूल में पढ़ते थे और केवल ट्यूशन के दोस्त थे। धीरे धीरे समय बीता और 7 साल बाद निधि और अंकित की लाइफ में एक नया चैप्टर स्टार्ट हुआ। देख निधि बेटा, मुंबई शहर बहुत बड़ा है, तू हमेशा से सहारनपुर में रही है, इसलिए इतने बड़े शहर में तू अकेली रहेगी तो मुझे और तेरी माँ को हमेशा चिंता रहेगी। ध्यान से रहना बेटी, और हाँ, हमें समय समय पर फोन करती रहना। तेरे बिना घर सुना हो जाएगा। तू वहाँ पर अकेली तो नहीं है ना? नहीं माँ, मुंबई शहर का बहुत बड़ा होटल है जहाँ मेरी नौकरी लगी है। वहाँ पर मेरे साथ और भी लड़कियां काम करती हैं। बिल्कुल भी चिंता मत करो, बहुत अच्छा होटल है। मैं पहुँचते ही आपको कॉल करूंगी। निधि ने मैनेजमेंट का कोर्स किया था। अभी उसकी मुंबई शहर में एक बहुत बड़े होटल में नौकरी लग गई थी, इसलिए निधि सहारनपुर से मुंबई जा रही थी। निधि मुंबई पहुँचती है, पर उसे पता नहीं था कि उसकी जिंदगी एक बार फिर से उसे अंकित से मिलवाने वाली है, क्योंकि ये होटल अंकित का ही था। होटल अंकित के पिता के नाम पर था, इसलिए निधि को भी इस बात की भनक नहीं लगी। दोनों ही ये बात नहीं जानते थे। निधि, आज हमारे होटल में सर के कुछ खास क्लाइंट्स आ रहे हैं। सर ने बोला कि तुम्हारी देखरेख में कुछ स्पेशल बनना चाहिए, क्योंकि तुम यहाँ नहीं हो। पर आज क्या बनाया जाए? आलू पराठा विद व्हाइट बटर एंड दही प्लस आम का अचार। क्या हम गेस्ट को ये खिलाएंगे? हाँ, ये बहुत अच्छा रहेगा। निधि होटल के किचन में गई और वहाँ पर उसने शेफ के साथ मिलकर आलू के पराठे बनाकर तैयार किए। कुछ देर बाद जब अंकित और मेहमानों के सामने नाश्ता रखा गया तो अंकित आलू के पराठों का स्वाद पहचान गया, जो कभी कभी निधि ट्यूशन में उसके लिए ले आती थी। मेहमानों के जाने के बाद अंकित तुरंत होटल की रसोई में गया। भावना, आज का नाश्ता किसने बनाया था? सर, वो जो नई लड़की आई है ना, उसी ने बनाया है। वो वहाँ पार्टी हॉल में। अंकित पार्टी हॉल में पहुँचता है और निधि को आवाज लगाता है, निधि। अंकित, तुम तो पहचान में ही नहीं आ रहे, कितने बड़े हो गए हो। तुम्हारी तो दाढ़ी मुझे भी आ गई। तुम भी तो कितनी बड़ी हो गई हो। पहले तुम्हें जब देखा था तो तुम्हारी हाइट छोटी थी, पर अब तुम्हारी हाइट बढ़ गई है। मैं सही कह रहा हूँ ना? और तुम पहले से भी ज्यादा सुंदर हो गई हो। तुमने अपने बाल लंबे किए ना?
हाँ लंबे तो हुए, पर उनकी तारीफ करने वाले तुम तो मुझे छोड़कर चले गए थे। तुम मुझे बिना बताए अचानक गायब हो गए। तुमने भी तो मुझे एकदम से मना कर दिया। मैं भी क्या करता, अगर मैं वहां रहता तो तुमसे दूर न रह पाता। इसलिए मैंने वो ट्यूशन छोड़ दिया और उसके बाद बाकी की पढ़ाई करने के बाद मुंबई आ गया और यहीं सेटल हो गया। पर तुम्हें कभी नहीं बोला। तुम हमेशा मेरे दिल के करीब ही रही हो। पर अंकित, मेरे और तुम्हारे बीच में अमीरी गरीबी की दीवार है। तो तोड़ दो इस दीवार को। निधि, मैं अभी भी तुम्हारे आने का इंतजार कर रहा हूँ। अंकित और निधि एक दूसरे को गले लगाते हैं। दोनों की आंखों में खुशी के आंसू थे। ट्यूशन वाला प्यार आज सबकी आंखों में आंसू ले आया। अंकित ने अपने पेरेंट्स से बात की और निधि ने भी अपने मम्मी पापा को जब सारी बात बताई तो सबने अंकित और निधि के पवित्र रिश्ते को समझा। और फिर किस्मत से अंकित और निधि को एक दूसरे का साथ मिल गया, वो भी जन्म जन्म का, और दोनों शादी के बंधन में बंध गए। गोपाल अपनी माँ शांता, पत्नी दीपा और बेटी रिंकी के साथ एक गाँव में रहता था। पहले तो गोपाल के पास काफी जमीन थी और खेती का काम भी अच्छे से चल रहा था, पर माँ की बीमारी के चलते धीरे धीरे उसकी सारी जमीन बिक जाती है और अब गोपाल के पास खेती के लिए जमीन भी कम हो जाती है। उसका परिवार पहले से ही गरीब था, पर अब उसकी हालत और भी खराब हो जाती है। घर की जरूरतों को पूरा करने और माँ के इलाज के लिए गोपाल ने गांव के जमींदार से पैसे उधार लिए थे। गोपाल के पास कुछ खेती की जमीन तो बची है, उस पर इतना अनाज नहीं हो पाता कि उसका गुजारा चल सके। खेत में होने वाले आधे अनाज को वो अपने और अपने परिवार के लिए रख लेता था और जो बच जाता था उसे बाजार में बेचकर जो पैसा मिलता उससे वो अपना कर्जा और घर के बाकी खर्चे चलाता था। पर अब तो खेती आधा रह गया था तो उससे होने वाला अनाज भी आधा हो गया। कर्ज के पैसे चुकाने में भी बड़ी मुश्किल हो रही थी और साथ साथ घर खर्च के लिए भी पैसे नहीं बच रहे थे। एक दिन जमींदार गोपाल को अपने पास बुलाता है और कहता है, गोपाल, कर्ज की रकम कब चुकाएगा? मालिक, आपको तो पता है ना मेरी हालत के बारे में। मैंने क्या तेरा ठेका ले रखा है? मुझे मेरे पैसों से मतलब है। कब देगा ये बता। मालिक, अभी तो नहीं है मेरे पास, पर जैसे ही फसल बिकती है सबसे पहले आपके पैसे देने की कोशिश करता हूँ। कोशिश नहीं, मुझे मेरे पैसे चाहिए। मालिक, घर में बीमार बूढ़ी माँ है, माँ के इलाज के लिए पैसे नहीं हो पाते मेरे पास, तो आपको कहाँ से दूं मैं पैसे? ऐसा कहकर गोपाल रोने लगता है। तब जमींदार गुस्से में कहता है, देख गोपाल, मुझे ये मगरमच्छ के आंसू मत दिखा। अगर 2 महीने में तूने मेरे पैसे मुझे नहीं दिए तो मैं तेरा घर और खेत तुझसे छीन लूंगा। पर मालिक, अगर आप हमारा घर ले लोगे तो हम रहेंगे कहाँ? नहीं मालिक, ऐसा मत करिए। ऐसा कहकर गोपाल जमींदार के पैरों में गिर जाता है। मालिक, आप तो देख ही रहे हैं इस बार बारिश कितनी ज्यादा हो रही है, फसलें भी खराब हो रही हैं। कौन खरीदेगा खराब फसलों को? अरे भाई, बारिश ज्यादा हो रही है तो इसमें मेरी क्या गलती है? मैंने कराई है क्या बारिश? चल अब निकल यहाँ से। अब 2 महीने बाद आऊंगा तेरे घर में, तब तक पैसे दे दिए तो ठीक है, वरना अपने रहने के लिए कोई और ठिकाना देख लेना। ऐसा कहकर जमींदार गोपाल को धक्का देता है और गोपाल वहाँ से बिना कुछ बोले रोता हुआ निकल जाता है। अपने पिता को आता देख रिंकी चिल्लाते हुए गोपाल के पास जाती है और कहती है, पापा आप आ गए। वो तुरंत आंसू पोंछ लेता है और कहता है, अरे रिंकी बेटा, तुम क्या कर रही हो यहाँ? आज तुम अपनी सहेली के घर खेलने नहीं गई क्या? बस पापा जा रही हूँ, आपको देखा तो रुक गई थी। बाबा देखो ना मेरे कपड़े कितने खराब हो गए, और अब तो सर्दियाँ भी आने वाली हैं। इस बार सर्दी से बचने के लिए मेरे लिए अच्छे से कपड़े ले आना। अपनी बेटी की ये बात सुनकर गोपाल डबडबाई आंखों से उसकी तरफ देखता है और कहता है, हाँ रिंकी, बाबा तुम्हारे लिए इस बार सर्दी से बचने के लिए अच्छे कपड़े लेकर आएंगे। वहाँ खड़ी दीपा गोपाल को देखकर सब समझ जाती है और वो रिंकी से कहती है, अरे रिंकी देखो बाबा भी थक कर आए हैं, तुम जाओ अपने दोस्तों के साथ खेलो, कब से तुमको बुला रहे हैं बेटा। हाँ माँ मैं जा रही हूँ, आती हूँ बाबा थोड़ी देर में। ऐसा कहकर रिंकी वहाँ से चली जाती है। रिंकी के जाने के बाद दीपा अपने पति गोपाल से पूछती है, क्या हुआ जी, क्यों परेशान दिख रहे हो? जमींदार के पास से होकर आ रहा हूँ। उसने कहा है अगर 2 महीने में उसका पैसा नहीं दिया तो वो मेरा ये घर और मेरा खेत सब ले लेगा, और सर्दियाँ भी आने वाली हैं, हम कहाँ जाएंगे कुछ समझ में नहीं आ रहा। ऐसा कहकर गोपाल की आंखों में आंसू आ जाते हैं। अपने पति की आंखों में आंसू देखकर दीपा गोपाल के कंधों पर प्यार से थपथपाते हुए कहती है, आप चिंता मत करो जी, सब ठीक हो जाएगा। हमने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, तो भगवान इतना निर्दयी कैसे हो सकता है हमारे साथ? आप देखना कोई ना कोई तो हल निकल ही आएगा। गोपाल की माँ शांता अंदर पलंग पर लेटे लेटे गोपाल और दीपा की बात सुन लेती है। वो गोपाल को अपने पास बुलाती है, गोपाल, ओ गोपाल जरा यहाँ तो आ। गोपाल अपनी माँ की आवाज सुनकर अंदर जाता है और कहता है, क्या हुआ माँ? यहाँ आ बेटा, मेरे पास बैठ। तू मेरी चिंता मत कर बेटा, मेरा तो समय आ गया है, पता नहीं कब भगवान का बुलावा आ जाए और मुझे जाना पड़ जाए। शुभ शुभ बोलो, ऐसा क्यों बोल रही हो तुम? देख बेटा, मैंने तेरी और बहू की सारी बात सुन ली थी। मैं तो बस इतना कह रही थी कि तू जो मेरी दवाइयों पर इतना पैसा खर्च करता है ना बेटा, वो अब मत कर। तू अपना कर्ज उतार और अपनी जमीन और घर बचा। अगर ये भी तेरे हाथ से चला जाएगा तो क्या होगा तुम लोगों का? गोपाल सर झुकाए चुपचाप अपनी माँ की बातें सुन रहा था। तब वो कहता,
माँ तो ऐसा क्यों बोल रही है? मेरे पास 2 महीने का समय है ना, मैं सब ठीक कर दूंगा। चल अब ज्यादा बात मत कर, तेरी तबीयत ज्यादा खराब हो जाएगी। और अब सो जा, किसी चीज की जरूरत हो तो बुला लेना मुझे। ऐसा कहकर गोपाल भी सोने चला जाता है। कुछ समय बाद बरसात इस बार कुछ ज्यादा ही हो रही थी, तो गोपाल की आधी फसल भी खराब हो गई थी। बरसात के बाद सर्दियां भी शुरू होने लगी थी और गोपाल के 2 महीने भी लगभग खत्म होने वाले थे और वो ना तो पैसों का इंतजाम कर पाया था और ना ही ढंग से अपनी माँ का इलाज। शांता की तबीयत अब ज्यादा खराब रहने लगी थी, जिसे देखकर गोपाल की चिंता कुछ ज्यादा ही बढ़ने लगी थी। उसने गांव के लोगों से कुछ पैसे मांगने की कोशिश की, पर कोई भी उसकी मदद करने को तैयार नहीं था। गोपाल और उसके परिवार के पास सर्दी से बचने का कोई साधन भी नहीं था। पैसे ना होने की वजह से वो अपनी माँ को ठंड से बचाने के लिए कंबल भी नहीं खरीद पा रहा था। अपनी माँ को फटे पुराने कंबल में ठंड से कांपते हुए देख उसको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। ऐसे ही एक दिन वो अपनी पत्नी से कहता है, दीपा, अब कैसे मैं तुम लोगों को बेघर होने से बचाऊं? ऊपर से ये सर्दियां, कैसे बच पाएंगे हम ठंड से? माँ की हालत तो वैसे ही खराब हो रही है। दीपा चुपचाप अपने पति की बातें सुन रही थी। उसको पता था कुछ नहीं हो सकता, वो अब अपना घर और जमीन खो देंगे। लाचार खड़ी दीपा कभी अपने पति को देखती तो कभी अपनी बेटी रिंकी को। गोपाल भी चुपचाप बैठकर यही सोचता रहता है कि अब वो क्या करेगा जब उसके पास घर और खेती नहीं बचेगा। ऐसे ही दिन गुजरते गए और फिर एक दिन गोपाल के घर जमींदार पहुंच जाता है। जमींदार को वहां देखकर गोपाल को ये समझने में देर नहीं लगती कि उसके और उसके परिवार के साथ क्या होने वाला है। क्यों रे गोपाल, हो गया पैसे का इंतजाम? नहीं मालिक। तुझे पता है ना क्या होगा तेरे साथ अब? गोपाल हाथ जोड़कर जमींदार के पास बैठ जाता है और कहता है, मालिक, कुछ दिन का समय और मिल जाता तो अच्छा रहता। इतनी ठंड में कहाँ जाएंगे हम लोग? कुछ तो रहम करो हम पर। जमींदार जोर जोर से हंसने लगता है और कहता है, तुमको अब और समय नहीं मिलेगा। मैंने बोला था ना, अब तो मेरे सामने रोने का नाटक मत कर। ऐसा कहकर जमींदार अपने आदमियों को इशारा करके उसका सामान घर से बाहर फेंकने को कहता है। पर जमींदार के आदमी गोपाल के घर का सामान बाहर फेंकने लगते हैं। गोपाल की बेटी रिंकी ये सब देखकर डर जाती है और अपनी माँ से लिपटकर जोर जोर से रोने लगती है। ये देखकर गोपाल कहता है, मालिक, थोड़ी दया करो मालिक, मुझ गरीब पर दया करो मालिक। मैं अपनी बीमार माँ और छोटी बच्ची को लेकर कहाँ जाऊंगा? कहाँ जाऊंगा मैं इतनी ठंड में मालिक? मेरी माँ मर जाएगी मालिक ठंड से। मेरी माँ मर जाएगी मालिक, मेरी माँ ठंड से मर जाएगी। तरस करो हम पर मालिक। पर जमींदार उसकी एक नहीं सुनता और उनका सारा सामान घर से बाहर फेंक देता है। गोपाल और उसकी पत्नी रोते रोते अपना सामान इकट्ठा करने लगते हैं और उसकी बेटी रिंकी दादी के पास बैठकर अपनी छोटी छोटी आंखों से अपने माँ और बाबा को रोता हुआ देखती है। गोपाल अपनी माँ, पत्नी और बेटी के साथ घर के बाहर सड़क पर ही बैठ जाता है। जैसे जैसे रात होने लगती है वैसे वैसे ठंड भी बढ़ने लगती है और चारों ओर कोहरा भी छाने लगता है। ठंड से बचने के लिए उनके पास कंबल भी नहीं थे, जो थे वो भी इस हालत में नहीं थे कि उनसे ठंड से बचा जा सके। गोपाल की माँ की तबीयत खराब होने लगी और वो पूरी तरह ठंड से कांपने लगी। गोपाल अपनी माँ को ठंड से बचाने के लिए आग जलाता है। उसकी माँ को थोड़ा आराम मिलता है। कुछ दिन ऐसे ही बीत गए और शांता ज्यादा दिन ठंड बर्दाश्त नहीं कर सकी और वो इस दुनिया को अलविदा कहकर चली गई। गोपाल पर मानो दुखों का पहाड़ टूट पड़ा हो। उसकी आंखों के सामने उसकी माँ ने दम तोड़ दिया और वो कुछ भी नहीं कर सका। रिंकी भी ठंड की वजह से बीमार रहने लगी थी। अपनी माँ को गोपाल ने खो दिया था, पर वो अपनी बेटी को नहीं खोना चाहता था। वो लोगों के खेतों में काम करने लगा और उसकी पत्नी दीपा भी लोगों के घरों में खाना बनाने और साफ सफाई का काम करने लगी। गोपाल ने गांव के बाहर ही अपने और अपने परिवार के लिए एक छोटा सा कमरा बना लिया था। ठंड से बचने के लिए अब उसके पास एक छत थी और उसकी बेटी रिंकी की तबीयत भी अब धीरे धीरे ठीक हो रही थी। पर गोपाल को अभी भी इस बात का बहुत अफसोस था कि अपनी इस गरीबी और ठंड की वजह से उसने अपनी माँ को खो दिया था।